हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फोर्स। इस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले समझते हैं इसका कंसेप्ट आया कैसे। ठीक है, ये क्यों चाहिए था हमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है ये समझते हैं पहली बात। ठीक है, तो ग्रेविटी अगर हम बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेनेट पे है, जैसे हमारा ये अर्थ है अगर मान लेते हैं, है ना, तो अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है ना। वो जो फोर्स है जिससे वो अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी क्या होती है, हर प्लेनेट की अपनी अपनी डिफाइंड होती है। इट इज द फोर्स बाय विच अ प्लेनेट अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से रॉड ले लिया या एक हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, या हमने कोई ऐसा सर्कल ही ले लिया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हम ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें, देखो ग्रेविटी जो है इनको अपनी तरफ खींचेगी, ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि बॉडी में मास है तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। अगर हम बात करना चाहें एग्जैक्टली किस पॉइंट से खींचेगी, मतलब क्या होगा, इस अगर हम बात करें सर्कल में, अगर हम इसके हिस्से करने लग जाए तो अलग अलग जगह होंगी नहीं होगी, अलग अलग पार्टिकल्स हैं इसके अंदर बने हुए। तो अगर हम बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटी जो है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लगती है। वो क्या लगती है, वो पूरी बॉडी पे लगती है, होलसम लगती है। तो वो पूरे पे लगती है तो क्या होगा, वो हर एक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फोर्स से खींचेगी। तो उसका क्या होगा, हर जगह पे अलग अलग वेट होगा, है ना, इस तरीके से होगा। हर पार्टिकल कुछ ना कुछ फोर्स से खींचा जाएगा तो इस तरीके से होगा। फिर इनका नेट हम निकाल लेंगे तो भैया वेट हमारा निकल जाएगा, है ना। सपोज करिए बॉडी अगर 10 kg की है तो 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg के पार्टीशन बना दिए और उन सबको हमने क्या ग्रेविटी से खींच दिया। तो हमारा 10 kg से जो होगा 10 इंटू स्मॉल जी, मतलब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेंगे। वेट तो निकाल लेंगे। अब बात आता है कि अगर ये बॉडी इस तरीके से थी, उसमें अलग अलग मासेस फैले हैं, तो हर जगह पे से अट्रैक्ट हो रहा है, हाँ या ना, हो रहा है। तो अब हम अगर बात करें, अगर मुझे एनालाइज करना है, मुझे इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे वेट है। तो हम क्या बोलते हैं कि इस बॉडी को कोई इस तरीके से, इस बॉडी में कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढ लीजिए, बॉडी में या आउट ऑफ द बॉडी, दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉइंट होता है जिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये इतने सारे पॉइंट ना दिखा के एक ऐसा पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि पूरे बॉडी का वेट लग रहा है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल देखो, अब ये बॉडी है, अगर मैं इसे टुकड़े भी करने लग जाऊं, बहुत सारे टुकड़े करूंगा तो ऑब्वियस बात है सब पे अलग अलग वेट का इफेक्ट आएगा, हाँ या ना। अब अगर मैं उसको एनालाइज करने लगूंगा तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भैया इस पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे अगर हम वेट लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे इफेक्ट जो है, मतलब जो पूरा इफेक्ट है, जितना भी पूरे में आ रहा है इफेक्ट, वो इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही इस पूरी बॉडी का भी एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहां पे हम पूरा वेट दिखा सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एनालाइज करना है, जब भी कोई बॉडी का आपको, है ना, मोशन एनालाइज करना है या फिर उसके बारे में फोर्स एनालाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, पूरे बॉडी पे अलग अलग जगह पे फोर्स ना दिखा के एक पॉइंट पे फोर्स दिखा देते हैं। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गया। तो पूरी बॉडी की जगह पे एक पॉइंट, पूरी बॉडी की रिप्लेसमेंट एक पॉइंट से कर दीजिए जहां पे पूरा वेट लग रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। तो कंसेप्ट तो यही था। अब बात आती है इसको एनालाइज, मतलब अगर हमने तो समझ लिया कि कंसेप्ट ये है, अब इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको निकालने का जो तरीका है वो समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बोला देखो ऑब्वियस बात है ये सारे बहुत सारे वेट्स हैं, W1 W2 W3 ऐसे कर करके वेट्स हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल इनका वेट क्या है, W है ना, पूरा वेट क्या W है, बहुत सारे होंगे, n नंबर्स में, WN तक मान लेते हैं, बहुत सारे होंगे, हाँ यार। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला कैसे जाए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का एक सिंपल तरीका बोला इन्होंने। क्या बोला, इस पूरी बॉडी का ना, जो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सब का किस पॉइंट के अबाउट आपका जो मोमेंट है ना, जो मोमेंट हम बात करते हैं, हम बात करें नेट टॉर्क, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब वहां जीरो हो जाए, वो पॉइंट जहां पे द नेट टॉर्क ड्यू टू दिस वेट्स वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे वेट इसके वजह से W1 W2 W3
W4 है ना, ये W5 ऐसे करके W6 7 बहुत सारे होंगे, 8 9 10 ले लेते हैं ना, W9 एंड W10 स्ट्रेट नीचे W10, तो बहुत सारे ये फिट है ना। अगर हम बात करते हैं कोई एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट हमने मान लिया, इस पॉइंट से इधर के जितने भी मोमेंट है, जितने भी आपको ये घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, ये कौन सी साइड को घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज जो ये वेट्स हैं, जितना भी घुमाने के टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, वो बैलेंस हो जाए टॉर्क क्लॉकवाइज से। तो वो पॉइंट जहां पे ऐसा हो जाता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गया होगा, तो इससे डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, क्लियर हो गया होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली क्या है, इट इज द पॉइंट जहां पे सारे सारे टॉर्क क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब जो आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाता है, और बॉडी क्या जाती है, मतलब आपके उस पर कोई मोमेंट क्रिएट नहीं होता। समझ आ गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन ये पूछी जाती है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इट इज अ पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of moment due to weight of the particles, वो जो हमने इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए थे वो पार्टिकल्स की तो वेट थे, ठीक है। इट इज द पॉइंट अबाउट विच रहेगा यहाँ पे, विच द algebraic sum of moment due to the weight of the particles of the body is zero। मतलब क्या हो रहा है, जितना भी मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस पॉइंट के अबाउट वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे कहा, उस पॉइंट को कहा जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी याद रखना है इसके साथ साथ, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी। उसकी शेप कैसी है, शेप ऑफ द बॉडी की शेप कैसी है, पहली चीज। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है तो वो कहीं और पोजीशन पे होगा, अगर मास अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट या बी ऑन द बॉडी, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो बॉडी पे ही ना आए, मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर हो जाए बॉडी की। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रिंग। जो हमारी रिंग होती है उसमें मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास आपका सर्कमफ्रेंस के आसपास है, ये सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अभी हम लोग लिस्ट कर बनाते हैं, दिखा देते हैं आपको, लिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कैसे कहाँ पे होती है। तो रिंग की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सेंटर पे होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये बॉडी तो ये रही, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी से बाहर है, बॉडी से बाहर को है। तो ऐसा जो होता है, ऐसा जो केस होता है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लग रहा है तो इसमें क्या केस हो गया, इट इज नॉट ऑन द बॉडी, ठीक है, ऑन द बॉडी नहीं है, बाहर है बॉडी से। समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज अलग अलग जो शेप्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता। तो कुछ देख लेते हैं सेंटर ऑफ, है ना, ग्रेविटी कहाँ पे होती है। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉड क्या लीजिए, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है लीनियरली, जैसे स्केल हो गया, है ना, आप एक पतली सी जिसमें हम रॉड कह सकते हैं वो भी हो गया। तो ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होता है वो बिल्कुल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारे केसेस जो है हम बात कर रहे हैं जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो बिल्कुल सेंटर पे पाया जाता है। जैसे अगर पूरी रॉड की लेंथ है L तो सेंटर क्या हो गया, L/2 पे वो मिलता है। तो समझ आ गया। तो रॉड क्या होता है, रॉड में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इट इज ऑलवेज एट द सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मिड पॉइंट पे मिलता है। समझ आ गया। सेकंड आता है रिंग अभी हमने बताया ही था। रिंग कहाँ पे मिलता है, मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो उसका अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट इज एट द सेंटर
या हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमें ये मिलता है। क्लियर। सिमिलरली डिस्क, अगर हम डिस्क की बात करें, थिन हो, पतली हो, मोटी हो, हमें उससे मतलब नहीं रहता। अगर उसका सेंटर ऑफ, अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ मिलेगा आपको, वो भी ज्योमेट्रिकली सेंटर पे मिलेगा। समझ आ गया। तो ज्योमेट्रिकली सेंटर पे आपको डिस्क भी मिल जाता है। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट स्फीयर में आते हैं। अब आते हैं स्फीयर। स्फीयर में जो हम बात करें, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, मतलब या तो सॉलिड स्फीयर हो, पूरा सॉलिड हो, है ना, या हॉलो मतलब क्या, शेल हो, ऊपर से हल्की सी परत हो, मतलब ठीक है ना, शेल की तरह हो, या फिर आपका क्या हो, एक सॉलिड पत्थर की तरह हो, है ना। तो दोनों केस में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, इट इज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो बिल्कुल जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पड़ेगा वहां पे क्या मिलता है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसमें भी एग्जांपल दे सकते हो। आपका जो पूरा मास है वो कहाँ है, बॉडी के मतलब सरफेस पे। अगर हॉलो के केस में बात करते हैं, हॉलो केस में सारा मास कहाँ है, सरफेस पे लगा हुआ है, ठीक है। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, अंदर है, जहां पे कोई मास ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि जहां पे मास ना हो उधर भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया जा सके, हो जाता है। क्लियर। अगला आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है, जो आपका सिलेंडर होगा उसकी जो एक्सेस होती है, जिससे वो एक्सेस पास हो रहा है, तो उसकी बिल्कुल मिड पॉइंट पे, अगर इसकी सपोज करिए लेंथ एल है, तो हम क्या कहते हैं L/2 पे ये क्या मिल जाता है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। समझ आ गया। लास्ट ट्राइंगल। ट्राइंगुलर लैमिना हो, मतलब आपका एक ट्राइंगल शीट कटी हो, तो उसकी बात अगर हम करें तो ऑब्वियस बात है, उसमें हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए मीडियंस का निकालते हैं। जो मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपको क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाता है। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको बस पता होनी चाहिए, कभी कभी सीधा पूछा जाता है ना। एक अगर हम एक केस और है कोन का, वो भी लिख लेते हैं भाई। कोन्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, कोन को आपको समझना पड़ेगा। कोन के लिए ना दो केस हो जाते हैं, सॉलिड और एक हॉलो, ठीक है। तो कोन के लिए अगर हम बात करते हैं, कोन्स होते हैं दो टाइप के, अगर हम बात करते हैं, ये तो एक हो गया सॉलिड कोन और हॉलो कोन, उसकी बात करते हैं। तो देखिए अब ये जो है ना, ये होती है इसकी एक्सेस, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं इसकी हाइट है। हाइट हम सेंटर से, हम जब कहां से लेते हैं, नीचे से लेते हैं, ठीक है। और इसकी यहां पे भी हाइट ले लेते हैं, हाइट। तो देखिए दो चीजें, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो। मतलब आप जब बर्थडे कैप्स पहनते हैं, है ना, तो वो अंदर से हॉलो होती है, तो वो किस केस है, ये वाला नीचे वाला। और सॉलिड वाला क्या हो गया, जैसे अगर सॉलिड के ब्लॉक्स बनते हैं, कोन का अपन ब्लॉक बना दिया, वो है उसके लिए। तो देखिए उसमें होता क्या है, बेसिकली जो आपका सॉलिड का कंसेप्ट आता है, जब सॉलिड होता है तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पे होगा, इट विल बी h/4, नीचे से h/4 की दूरी पे होगा, बॉटम से h/4 की दूरी पे आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पे हॉलो के केस में, क्या होता है, मास थोड़ा दूर फैल जाता है, और तो ये हाइट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है थोड़ी सी, एंड इट इज इक्वल टू h/3। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो h/3 होगा, कहां से, बेस से। तो बेस से h/3 होता है हॉलो के केस में, और बेस से h/4 होता है सॉलिड के केस में। समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखना है आपको। क्लियर, कोई डाउट। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम बात करें, निकालने का भी तरीका है, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका उसका होता है, वो सिखा देते हैं। अगर हमें कोई बॉडी दी गई एट रैंडम, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है ना, तो अगर हम इस बॉडी को क्या करना है, हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो क्या करना है, आपको तीन पॉइंट्स मार लीजिए, छेद मार कर दीजिए उसमें, 1 2 3, ठीक है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसी बॉडी का ये शेप है, एट रैंडम शेप है, इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 कहीं पे भी मेरी मर्जी के 1 2 3 तीन छेद कर लिए, ठीक है। तीन क्या कर दिए, पॉइंट से पहले क्या किया, हल्के हल्के छेद कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से, जैसे मैंने एक यहाँ पे छेद कर रखा है ना, तो मैंने इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को रखा और इसे छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, अगर हमने ऐसे छोड़ा तो ये ऑब्वियस बात है, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, मूव करके नीचे को आ जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसे मैंने रखा हुआ है, ऐसे छोड़ा तो ये अपने आप ही नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब आया तो आप एक नीचे, जब ये इसको पहले स्टेबल होने दीजिएगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद यहां से स्ट्रेट लाइन नीचे को खींच दीजिए। अगर सपोज करिए हमने इस वाले पॉइंट से किया, तो बॉडी क्या होगी, बॉडी इस तरह को झूल गई इस साइड को, और इसकी जो सेंटर लाइन जो है वो इस तरह से बन गई, ठीक है। तो हमने एक इस पॉइंट से कर लिया था, अब हम इस पॉइंट से करते हैं। इस पॉइंट से अगर मैं छोड़ रहा हूं तो बॉडी आप देख रहे हैं
इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये बॉडी यहाँ पे आके रुक जा रही है ना। तो इस पॉइंट से जो है, इस पॉइंट से मैं नीचे को जाऊंगा, एक लाइन बनाऊंगा। इसी तरीके से यहां से क्या होगा, एक लाइन ऐसे बन गई। थर्ड पॉइंट अगर हमने इस पॉइंट से ले लिया, यहां ले लिया, अगर हम इस बॉडी को यहां से फिर ऐसे करते हैं, लेके आए, छोड़ दिया, ऑब्वियस बात है ऑटोमेटिकली इधर आके रुकेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, जब यहां से आप छोड़ेंगे तो ये नीचे को ऐसे आके रुकेगा, जहां पे आगे रुका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे ग्रेविटी की तरफ आती हुई ऐसे आप यहां पे बना लीजिए, जहां पे ये तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट ए बी सी आपने माने थे, इन पे पॉइंट्स पे हिंज कर करके बार बार आपने किया, और ये जो पॉइंट निकला ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी की, ठीक है। जरूरी नहीं 3 पॉइंट्स लीजिए, आप 4 5 जितने पॉइंट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आएगा। हाँ, मतलब इंटरसेक्शन करने के बाद वो पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, जितना ज्यादा पॉइंट लेंगे उतना अच्छी तरह से क्लियर आपको पॉइंट मिल जाएगा, समझ आ गया होगा। तो आपको समझ आ गया व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज द पॉइंट अराउंड विच द मोमेंट ऑफ ऑल द वेट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज 0। वहां पे जितना भी हर वेट का जो हर एक बहुत सारे वेट्स के पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स है, उनका सबका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो जाता है उस पॉइंट के अबाउट, क्लियर। फिर हमने बात करी कुछ रॉड हो गया आपका, रॉड का सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है, इट इज एट द मिड पॉइंट, ठीक है। सिलेंडर का कहां होता है, वो भी एक्सिस के अबाउट मिड पॉइंट पे होता है। स्फीयर, रिंग और आपका डिस्क, इन तीनों में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहां पे मिलता है। सिलेंडर, अगर हम कोन की बात करें, कोन में आ जाता है आपका सॉलिड कोन होगा तो इसकी जो हाइट होगी h/4 होगी, और हॉलो होगा तो इसकी हाइट होगी h/3, समझ आ गया। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। और कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, अगर आपको निकालना है कभी किसी प्रैक्टिकल बॉडी का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। तो ये था आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो हमें यहाँ पे ना जो सर्कुलर मोशन पढ़ना है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो ये देख लेते हैं होता क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस मोशन को समझते हैं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इससे आपको क्या है, 2 फोर्स हमको सीखने को मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उन्हें हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, कैसे क्रिएट होती है और क्या होता है, वो कहां पे डायरेक्शन होती है वो भी समझते हैं। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 2 टाइप के मोशन, पहले तो मोशन समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी है ना डज नॉट चेंज इट्स स्पीड, मतलब अपनी स्पीड नहीं चेंज करती, मतलब क्या होती है, वो अगर एक स्पीड से चल रही है तो पर्टिकुलर स्पीड से चलती ही चली जाएगी, क्लियर। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, सेंटर O मान लेते हैं, इसका रेडियस R मान लेते हैं, से पे कांस्टेंट स्पीड से चले, मतलब उसकी स्पीड अगर मैंने मान ली v, तो v ही रहे, वो चेंज ना हो, मतलब यहाँ पे v थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ के यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी v और यहाँ पे भी v, इस तरीके से वो v ही स्पीड से चलता जाए, पूरे रास्ते भर उसकी स्पीड क्या रहे, v रहे। तो हम तब कहते हैं कि द बॉडी इज मूविंग इन अ विद अ कांस्टेंट स्पीड, या हम कहते हैं बॉडी इज इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ आ गया। When a body moves with a uniform speed throughout the motion around a circle is known as uniform circular motion। समझ आ गया होगा, क्लियर। तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब एक चीज सिंपल थोड़ी सी बात करें, तो अगर हम इसके वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अगर एक सर्कल का घूमने का टाइम अगर मैंने t मान लिया, t टाइम में एक पूरा सर्कल का पूरा रास्ता कवर करता है, तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr। t इज द टाइम पीरियड मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और ये क्या हो गया आपका सरकमफ्रेंस, या फिर हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग अ कंप्लीट सर्कुलर राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, v आपकी स्पीड बन जाती है, ये हो गया आपका, ठीक। तो स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी वेलोसिटी की बात करते हैं, क्या होता है वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अगर ये बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये वैल्यू सेम है ना, वैल्यू तो फिक्स है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे इसकी स्पीड, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर को, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर को, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्शन निकालते कैसे, पहले समझ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ ड्यूरिंग अ सर्कुलर पाथ कैसे निकाली जाती है, इज द टेंजेंट, ये क्या होता है, टेंजेंट होता है। अगर हम टेंजेंट बना दें
इज अलोंग द टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है उसके अलोंग होती है। सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूम रही है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग होगी। ठीक है, तो ये टेंजेंट्स जो आपको है वो क्रिएट कर देने हैं और आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से मिलती है, समझ आ गया। तो ये आपको क्या है, ये अलग अलग वेलोसिटीज मतलब दिख रही है ना। अब अलग अलग क्यों बोला हमने वर्ड, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की खास बात क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड तो इसका चलो मान लेते भी है, बट डायरेक्शन क्या कर रही है, बार बार चेंज कर रही है। अभी देखिए, अभी ये ऊपर की डायरेक्शन में थी, फिर ये थोड़ा इधर की डायरेक्शन होगी, ये इधर की डायरेक्शन, ये इधर की डायरेक्शन, तो सारी जगह क्या कर रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है विद इन अ सेकंड, मतलब हल्का सा थोड़ा सा आगे जाएगी डायरेक्शन चेंज, हल्का सा आगे जाएगी डायरेक्शन चेंज, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस बनते रहेंगे ना। तो ये क्या होता है, पूरा आपका डायरेक्शन हर सेकंड में चेंज होने लग जाता है, तो बहुत तेजी से चेंज होने लग जाता है। तो अब यहाँ पे समझ आ गया कि जो बॉडी जो मूव कर रही है सर्कुलर मोशन पे, तो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रही होगी बट कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं कर रही होगी। तो हमें यहां समझना है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक है, हैज कांस्टेंट स्पीड, हैज कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है बट नॉट वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है, बिकॉज वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बात करते हैं, जब ऑब्वियस बात है जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, देयरफॉर अगर इसी के आगे हम बात करें, यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर एज वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, so motion is accelerated motion, motion is accelerated motion। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब जो मोशन है वो आपका क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, मतलब उसकी क्या है, स्पीड चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा है, हमने तो देखो लीनियर में पढ़ा था, लीनियर में एक्सेलरेटेड क्या होता था, जब स्पीड बढ़ती थी या घटती थी, है ना, और अगर स्पीड बढ़ती नहीं थी घटती नहीं थी फिक्स रहती थी तो वो तो क्या माना जाता था, यूनिफॉर्म स्पीड में माना जाता था, एक्सेलरेशन 0 होता था। यहाँ तो स्पीड फिक्स है वहां, बट यहाँ डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन की चेंजिंग हो रही है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जा रहा है, और वो इसीलिए यह मोशन जो है वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर, समझ आ गया। तो फिर माइंड में आना चाहिए, अच्छा ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। फिर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ जो फोर मोशन था उसमें ये कहा था कि भैया अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो फोर्स भी होगा, तो F इक्वल टू m में होता है, तो इसमें फोर्स भी लगना चाहिए। फोर्स का है, उन्हीं फोर्स की बात करते हैं हम, ठीक है। चलिए उस फोर्स की बात करते, देखिए तो समझ आ गया। तो हमें एक चीज समझ आ गई, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, है ना। तो ऑब्वियस बात है, हमने यही बोला कि भैया घूम रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें फोर्स लगना चाहिए, वो फोर्स किसके बराबर है, देखो हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होना चाहिए, हाँ या ना, होता है। तो अब वो समझते हैं कैसे होता है। तो यहां पे दो टाइप के फोर्स हो जाते हैं, एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उसको समझते हैं। फिर एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको भी समझेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्स को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो जब भी बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी, ठीक है, तो ये जब घूमती है तो ये क्या होगा, इस बॉडी में एक फोर्स लगता है जो अंदर की साइड को लगता है। जब बॉडी मूव कर रही है v स्पीड से, है ना, आपका गोल गोल घूम रही है, तो इसमें एक फोर्स अंदर की साइड को लगता है, ठीक है, अंदर की साइड को लगता है, इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें उस बॉडी पे, अगर एक फोर्स बाहर की साइड को भी लगता है, उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, क्लियर।
अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमें भी तो पता करने हैं। ठीक है, आप एक काम करिए, रस्सी में एक स्टोन को आपने बांधा या लकड़ी को बांध दिया, उसे घुमाना स्टार्ट कर दीजिए बहुत तेजी से, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना। तो जो सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है और उसको आप ना मूव करते 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 एक छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो ना बॉडी अगर ऐसे घूम रही है इस तरीके से, आपने चलते चलते छोड़ दिया तो बॉडी क्या होगी, वो बॉडी थोड़ी इस तरीके से बाहर को भाग जाएगी। मतलब आप देखेंगे तो बॉडी क्या करेगी, वो दूर भागने की कोशिश करेगी। जैसे ही आपने गोल 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 में छोड़ा तो वो क्या होगा, वो बॉडी जो है दूर भागने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, वो जो बाहर को खींच रहा है, वो जो बाहर को फोर्स खींच रहा है वो क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ गया। तो अगर आप बॉडी को किसी भी सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो वो बॉडी क्या होती है, दूर की तरफ धकेली जाती है। उस फोर्स को कहा जाता है जिसकी वजह से होता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ गया। और अगर सपोज करिए, अब देखो ऐसा तो है जब तक बॉडी आप घुमा रहे हो तब तक तो बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है ना। तो ऑब्वियस बात है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर को फेंक रहा है तो इसे बाहर ना जाने से रोकने के लिए बॉडी जब गोल गोल घूम रही है ना, सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो एक फोर्स हमें पता लग गया, एक फोर्स है उसको बाहर को फेंकना चाहता है ना, वो बाहर को फेंकना चाहता है तो वो बाहर ना जाए। उसी लिए तो क्या हुआ, आपने जो रस्सी बनाई है वो जो रस्सी है वो टेंशन वो क्या हो जाएगी, खिंच टाइट हो जाएगी, है ना, टेंशन में आ जाएगी, उसे टाइट हो जाएगी। तो ये जो टाइट होना है वो क्या हो गया, वो बेसिकली वो एक फोर्स की वजह से हो रहा है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा याद रखिए टुवर्ड सेंटर लगता है, टुवर्ड सेंटर लगता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल वाले का काम है बॉडी को दूर फेंकने की कोशिश करना, और सेंट्रीपिटल का काम क्या है, जो उसको पास रखना चाहता है, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते रहना चाहता है। तो जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों वैल्यू सेम होती है तब तक वो बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन में चलेगी। अगर सपोज करिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी दूर चले जाएगी, मतलब उसका क्या होगा, रेडियस बढ़ता चले जाएगा। ठीक है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो जो बॉडी है वो क्या होता है, पास आती चली जाएगी। समझ आ गया होगा। तो ये चीज समझ आ गया, जब हमारी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है तो उस पर क्या होता है, उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। वो फोर्स यहाँ पे क्या है, सर्कुलर मोशन में वो फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है मेनली ड्राइविंग फोर्स होता है, जो अवे कर देता है, बॉडी को दूर फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है। उस फोर्स की वजह से बॉडी दूर ना जाए तो उसको अंदर की तरफ को कौन खींचता है, सेंट्रीपिटल फोर्स खींचता है। इसकी वैल्यू अगर हम बात करें एफपी हम ये है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जब बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन में घूमती है। समझ आ गया होगा। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो हमें एक चीज समझ आई, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है, अब इसको सारे को लिख देते हैं एक साथ, सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूमती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। लीनियर में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और मतलब जो आपका वेलोसिटी है अगर चेंज नहीं होती तो वहां पे वो कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होता है। पहली चीज समझ आ गई थी हमें। सेकंड चीज, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है तो इसके बाहर को एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर को जो लगेगा वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। आप देखिए, अगर कभी मोशन होते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्यूगल इक्वल है सेंट्रीपिटल से, तो आप समझ जाइए बॉडी क्या है, बॉडी इज जो इन अ सर्कुलर मोशन है ना, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। पहली चीज समझ आ गई। जब दोनों इक्वल होंगी, अंदर का फोर्स बाहर का फोर्स इक्वल, तो बॉडी सर्कुलर पाथ में ही चलेगी। क्लियर, ये फर्स्ट। सेकेंड, अगर सपोज करो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, पहले बात कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा सेंट्रीपिटल से, ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, ये बड़ा होता चले जाएगा, मतलब वो बॉडी ऐसे चलती जाएगी, मतलब वो समझ रहे हो, वो बॉडी बाहर को खींचती चली जाएगी, उसका रेडियस बढ़ता चले जाएगा। जैसे कि चंद्रयान मिशन जब हुआ था, तब जो या हमने मार्स मिशन जो हम कहते हैं दोनों में, है ना, तो क्या करते हैं, हमारा जो PSLV जो हमारा मिशन है,
वो लॉन्चर होता है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि डायरेक्ट उसको प्लेनेट पे ले जाए या आप डायरेक्ट उसको मून पे ले जाए। तो वो क्या करते हैं, हमारा स्लिंग शॉट इफेक्ट करते हैं। स्लिंग शॉट इफेक्ट यही है, वो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाते हैं थोड़े टाइम तक, तो वो और बड़ा चक्कर राउंड मारता है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ा देते हैं और बड़ा राउंड मारता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो वो क्या होगा, रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ मोशन इंक्रीजेस, मोशन इंक्रीज, मतलब जो आपका रेडियस जो है ना सर्कल, ठीक है, जो रेडियस है वो बढ़ता चल जाएगा, मतलब स्लिंग शॉट इफेक्ट आएगा। मतलब आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाया तो ये और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता है मतलब फिर और बड़ा होता जाएगा। इस तरीके से ये क्या होता है, बड़ा होते होते एक टाइम बाद क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, मतलब आपका जो है ये बहुत दूर तक इसका रेडियस बढ़ाता हुआ चले जाएगा। क्लियर, वो कब हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाते चलते हैं। क्लियर, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो ये चीज, यही चीज वो मंगल मिशन मूवी अगर आप देखिए हो तो उसमें वो समझाई हुई है उन्होंने, है ना। तो यही लॉजिक होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो यूज करके उन्होंने ये चीज की थी, अचीव की थी। थर्ड, अगर किसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स इसका बढ़ जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल से, तो क्या होगा, रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, रेडियस विल डिक्रीज। समझ आ गया। तो ये क्या होगा, वो इस तरीके से होता रहेगा, छोटा होता जाएगा, अंदर की तरफ को आता रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे हम कोई पत्थर घुमा रहे, अब थक गया, एनर्जी कम हो गई है ना, तो पता क्या होता है आपका, जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी तो ये अंदर को आता चला जाएगा। समझ आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको जाता है, कम होता चल जाता है, मतलब ज्यादा होता चल जाता है, तो इधर को आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता चल जाता है। ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा एक और हम बता सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बढ़ता है कब है, जब हमारी स्पीड बढ़ती है ना। स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। तो जब पत्थर बहुत तेजी से घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा, तो पत्थर बिल्कुल दूर की तरफ जाने लगेगा। क्लियर, और अगर वो स्पीड कम होती जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल कम होता चल जाएगा, इस तरह से रहता है। समझ आ गया होगा। तो आपको बस बेसिक था इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। होप है कि समझ आ गया होगा आपको। क्लियर। तो आपको इस आज के लेक्चर में हमने बात करी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कुछ बॉडीज हैं उनकी अगर यूनिफॉर्म मास होगा तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे मिलता है वो हमने समझ लिया। फिर हमने बात करी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये चीज हमने समझ लिया। आज के लिए इतना ही करते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।